फिर ये भौकाल कैसे बन रहा है कि लोग डर रहे हैं यार मोहनदा के उसमें टिप्पणी करने में? ये क्या भौकाल बना रखा है मोहनदा? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दो मोहन मुक्त तो नहीं है कि एक फेज था मोहन मुक्त का कि चिल है बंदा, कूल है, और एक अचानक से कहीं खेत रास्ते नदियां सेरे, जंगल छोटे बड़े घनेरे, तेरे मेरे सबके डेरे, जिस जिसने रखे हैं घेरे, पहले उनको करो बेदखल, ऊंच नीच को कर दो समतल, बिसरा देंगे पिछला हिस्सा, सबको दे दो सबका, बिसरा देंगे पिछला किस्सा, सबको दे दो सबका हिस्सा। पिछली सारी बातें भुलाई जा सकती अगर आप अभी समानता पर बात करते हैं तो। क्योंकि ये मुझे लगा था मैट्रिक्स है कि नहीं मैट्रिक्स भी नो डाउट फिल्म के लिहाज से बहुत ही शानदार फिल्म है। लेकिन नहीं, ये आपके चश्मे के हिसाब से बताता हूँ। ये नियो निकल के आया है एक्चुअली जो बहुत खैर ठीक है। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कर्म के आधार पर, तो आप कह रहे हैं वहां तय कौन करेगा, यहाँ कौन तय कर रहा है और वहां कौन? मैं यही कहना हूँ कि एक प्रणाली से तय होता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तय नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरे कहने का ये मतलब है कि तय किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के लिए किसी को किसी के लिए तय नहीं कर देना चाहिए कि तुम ये काम करोगे, तुम इसके लायक हो। कि मिथक भले ही यथार्थ न हो, लेकिन वो मिथ्या नहीं होता। प्रेम में धोखा खाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पक्का था? बिल्कुल पक्का है। कोई स्माइल नहीं है फेस पे? कोई प्रेम में मुझे कभी धोखा नहीं मिला। मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं। एक वो होता है ना पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? अच्छा है, वो कहते हैं कि मोहन मुक्त कुंठित है। ये भी सुना तो होगा ये आपने। हाँ बिल्कुल। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कोई शूद्र तो नहीं लिखेगा, कोई स्त्री तो नहीं लिखेगी। ढोल तो लिख नहीं सकता, पशु भी नहीं लिख सकता। हाँ, मैं गुड बॉय, तो मेरी छवि तो गुड बॉय की तो थी। हाँ, कभी प्रपोज नहीं किया आपको? गुड बॉय को भी प्रपोज नहीं किया? नहीं, प्रपोज जैसा तो किसी ने नहीं किया मुझे। कॉलेज से आने के बाद जरूर ऐसा हुआ, लेकिन जॉब लगने के बाद पूरा शब्द कहे तो उसको इतने कोड़े मारे जाएं। सेपियंस से कोट कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे दबाने की परवरिश मिली है, तुम्हें दबने की, दोनों की परवरिश में कुछ ना कुछ कमी है। आपने अपनी निर्योग्यता को अपना विशेषाधिकार मान लिया, यानी कि जो आपकी गुलामी है उसको आप सहर से स्वीकार रहे हैं। जैसे स्त्रियों का मंगलसूत्र पहनना, करवा चौथ रखना, ये वही चीज है। आपको जो गुलाम विवाह कब कर रहे हैं मोहनदा, ये बताया अब आप सवाल बिल्कुल दूसरी तरफ आप जंप कर गए। अरे बहुत देर तक सीरियस हो गए थे। व्हाई सो सीरियस? एक ढोल बजाने वाला एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना नहीं है। उस जमीन पे जाके तो मुझे विनीत होना पड़ेगा, उस जमीन पे जाके तो मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे बड़ा फॉर्मल होना पड़ेगा, मुझे वही बातें कहनी पड़ेंगी जो पहाड़ में लालटेन में मंगलेश डबराल कहते हैं, या वीरेंद्र अग्रवाल कहते हैं, या अनिल कार्की भी कहते हैं। गीली है लकड़ी की गीला धुआं है, सागर के छौंका की गौ महका है हो दिगोलाली। क्या गजब का गीत है भाई। मतलब बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि मेरे सबसे प्रिय गीतों में है। पता नहीं अभी आप कितने सवाल आप दबा देंगे, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये आप जो मेरे हाथ पे पत्थर देख रहे हैं ना, ये गंगलोर नहीं है। गंगलोर चिकना होता है, नदी ने घिस घिस कर बनाया होता है। मगर कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि अगर आपके सामने घृणा और प्रेम रख दें तो आप प्रेम चुनोगे। यदि आपको दबाया कुचला जाएगा तो आप प्रतिरोध चुनोगे। मगर जब कम क्षेत्रफल पर अधिक बल आरोपित होता है तो दबाव बढ़ने लगता है, एक लीक में बहने लगता है। उसी बहाव में एक अणु सारा का सारा दबाव अपने ऊपर ले लेता है और गंगलोर बन जाता है। वो गंगलोर फेंकता हुआ कहता है हिमालय दलित है। तो हम मिलने जा रहे हैं मोहन मुक्त से, उनसे बातचीत करेंगे, खट्टी मीठी कड़वी कुकैली। तो मोहनदा तैयार रहो। बताएं, शुरू हो गया? क्या बताऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बताएं, ये शुरू हो गया है इंटरव्यू। कैसे हैं आप? मतलब आज का दिन सही है आपका? बढ़िया। ये मोहनदा यार है ऐसा कि ममता जलेबी लागनी टकाटक कुछ ऐसा गाना है। ममता जलेबी खाई है आपने? नहीं।
यही जानना चाह रही है जनता कि मोहनदा इतना अपने को अलग रखते हैं, क्या कारण है इसका? मैं जिस कंजर तरह का सा मेरा लगते हैं। मतलब मेरा प्रोफेशनल काम है, मुझे समय असल में थोड़ा कम मिल पाता है। हम्म अ, और समय की कमी होने के कारण ऐसा हो सकता है। हम्म मेरे ख्याल से यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे पास समय कम है, और मेरा जो नौकरी की जो प्रकृति है हम्म वो इस तरह की है कि मैं अपना स्टेशन छोड़ नहीं पाता हूँ। हम्म जहाँ पर अभी मैं हूँ, आप अपने आवास पे, हम्म और यही मेरी काम करने की जगह भी है। बिल्कुल। अ, यहाँ से मेरा जो घर है वो मुश्किल से 78 किलोमीटर में पड़ता है, गंगोली हाट। बिल्कुल। लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाता। साल में एक बार या 2 बार मेरा जाना होता है। तो इस तरह का मेरा जॉब का नेचर है, और थोड़ा मेरा नेचर भी आप कह सकते हैं इस तरह का है। सही तो सही। मैं मोहनदा भगवान को मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। किसी भी किस्म के भगवान को? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। ये यहाँ से शुरू होती है हमारी बातचीत सही के मायनों में। हम्म। तो प्रतिरोध कितना जरूरी है? प्रतिरोध प्रतिरोध मेरे ख्याल से इंस्टिंक्ट है, हम्म और वो प्रकृति है। हम्म उसका ज़रूरी होना या गैर ज़रूरी होना मुद्दा ही नहीं है, वो तो होगा ही। हम असल में उसे दबाते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई बीज से जब अंकुरण होके वो पौधा बाहर निकलता है तो वो भी तो प्रतिरोध करता है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। वो जो ग्रेविटी है वो सबको नीचे खींचे हुए है, तो वो प्रतिरोध करके ऊपर उठता है। बिल्कुल। गालिब का एक शेर भी है इस पर, इकबाल का भी है, हाँ। कि वो क्या चीज़ है कि इस सूखे ठूंठ से फूल निकल आता है, तो प्रतिरोध ही तो है। बिल्कुल। तो प्रकृति में है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो जरूरी या गैर जरूरी का सवाल ही नहीं। प्रतिरोध तो यहाँ मौजूद ही है, हम उसे दबाते हैं, हम प्रतिरोध को दबाते हैं असल में। तो प्रतिरोध तो हमारी प्रकृति है। बिल्कुल। प्रतिरोध इंस्टिंक्ट है, जैसे कि मैंने कहा, और वो अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का एक जैविक रूप है, एक जैविक तरीका है, और हर जीव का है वो। ठीक है। तो उसके लिए वो कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, अगर इस सवाल के मद्देनजर ये कहूँ तो जितना जीवन जरूरी है उतना प्रतिरोध भी जरूरी है। वैसे जरूरी गैर जरूरी जैसा शब्द प्रतिरोध के लिए होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कहना है, क्योंकि प्रतिरोध तो इंस्टिंक्ट है। तो मोहन मुक्त का प्रतिरोध कहाँ से शुरू होता है? कहाँ नींव खुदती है मोहन मुक्त के प्रतिरोध की? वो कौन सी चीजें हैं जो मोहन मुक्त को प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध की आवाज बनाती है? अगर आप मुझे प्रतिरोध की आवाज के रूप में देख पा रहे हैं तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट होगा। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों को जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दबा नहीं रहा हूँ अपने जो मेरा ट्रू जो भाव हैं या जो विचार हैं या जो भी है उसको जाहिर कर दिया जाए। अगर कोई उसे प्रतिरोध की आवाज़ कहता है तो वो उसके लिए मैं कहूँगा कि उपलब्धि जैसी बात होगी। अन्यथा ऐसा है नहीं कि वो, मैं उसको सही मायनों में प्रतिरोध मानता नहीं हूँ जैसा होना चाहिए प्रतिरोध। ठीक है। क्योंकि हम पूरी जिंदगी भर एडजस्ट करते हैं, तो हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम प्रतिरोध को दबाते हैं। जहां बोलने की जरूरत होती है वहां हम चुप रहते हैं। जहां हमें हमारा भीतर का जो इंसान है, जो जीव है, वो बाहर अपने वास्तविक रूप में बाहर आने की कोशिश करता है, वहां हम उसे दबाते हैं। और पूरी जिंदगी हम ऐसा करते हैं, हमेशा हम ऐसा करते हैं। पता नहीं अभी आप कितने सवाल आप दबा देंगे, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो आप दबाएंगे सवाल तो फिर वो जाहिर करने से रोकना है। तो जीवन की शुरुआत से ही मेरे ख्याल से प्रतिरोध शुरू हो जाता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ होगा, अगर मैं क्योंकि जीव ही हूँ। जैसे मैं ये बताऊं आपको, कई बार मेरे प्रोफेशन में मुझे
गाय के या भैंस के पेट से उसका बच्चा निकालना पड़ता है, क्योंकि वो फंस जाता है या फिर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि हमें उसे निकालना पड़ता है, निकल नहीं पाता खुद से। बिल्कुल। तो जब हम उसे बाहर खींच रहे होते हैं तो बच्चा अंदर को खींचता है, हाँ। प्रतिरोध करता है वो। अच्छा। क्योंकि उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी कि जो शुद्ध हवा है, वो माँ के खून से मिल रही है उसे, और वो उसको अपना जीवन का एनवायरनमेंट लग रहा है। अगर हम उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं समय से पहले किसी वजह से, तो अपना हाथ वो पीछे को खींचता है, तो प्रतिरोध तो वहां से शुरू हो जाता है। तो मेरा भी प्रतिरोध वहीं से शुरू हुआ होगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दो मोहन मुक्त तो नहीं है, कि एक फेज था मोहन मुक्त का कि चिल है बंदा, कूल है, और एक अचानक से कहीं नहीं, मैं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा सा मुखर या थोड़ा सा मैं एक्सट्रोवर्ट किस्म का तो मैं रहा हूँ, और लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो मैं कह देना चाहता हूँ वो मैं सारी चीज़ें कह चुका हूँ या कह सकता हूँ या कह पाया हूँ। ऐसा भी नहीं है, कई जगह चीज़ों को दबाना पड़ता है, दबाया है, और उससे घुटन होती है, परेशानी होती है। तो मेरा ये कहना है कि सारे लोगों का नेचर है प्रतिरोध, और हम तमाम संस्कृतियों के हवाले से या हमारे समाज के वजह से या परिवारों की वजह से उसको दबा के रखते हैं। बिल्कुल, है ना, उसको हम दबा के रखते हैं, तो हम अपनी प्रकृति को दबाते हैं। अब मैंने कब इसके अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं इससे अलग कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बहुत जिम्मेदारी से ही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो अभी आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये सच है। मैं यही मानता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत प्रतिरोध वाला आदमी हो गया हूँ या फिर मैंने कोई प्रतिरोध खड़ा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो समाज से धोखे मिले हैं वो तो अलग है। प्रेम में धोखा खाया है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? कभी नहीं। पक्का था? बिल्कुल पक्का है। कोई स्माइल नहीं है फेस पे? कोई प्रेम में मुझे कभी धोखा नहीं मिला। पक्का? बिल्कुल पक्का। प्रेम में धोखा मिल ही नहीं सकता। हाँ। प्रेम अगर प्रेम है तो उसमें धोखा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है एक्चुअल में मोहन मुक्त की पॉलिटिक्स क्या है? मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं। नहीं, एक वो होता है ना पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? अच्छा, क्या है मोहन मुक्त की पॉलिटिक्स? अगर आप इसको ऐसे कहना चाहें कि मेरे लेखन, मेरे ख्याल से आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि मेरे जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उसका क्या उद्देश्य है या मैं क्या मैं सोचता हूँ, ये सवाल मतलब ऐसा है कि इसका मैं थोड़ा तफसील से, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका जरूरत, हमारे पास टाइम ही टाइम है, बताएं। जिस जमीन में आप हैं और जिस जमीन में मैं हूँ, पहाड़ की ये जमीन है, मध्य हिमालय के हम लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं, रहवासी हैं, और ये अपनी खूबसूरती के लिए, अपने जो कहना चाहिए कि एक खास किस्म का आकर्षण है पहाड़ों में, उसके लिए या यहाँ के जनजीवन के लिए, या जो भी अलग अलहदा बनाता है पहाड़ों को, जो भी चीज़ें, उसके लिए पहाड़ या मध्य हिमालय, ये पूरा इलाका उसके लिए जाना जाता है, और हम इसमें पले बढ़े हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका अलहदा रूप दिखाया गया या इसको बेहतर बताया गया, ऐसा कहा गया या ऐसा माना जाता है, ये मेरे ख्याल से एक ओवर स्टेटमेंट है, और ये एक गलत स्टेटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ी समाज बहुत जटिल है, बहुत विविधता वाला है, बहुत परतदार है, और बहुत किस्म के वर्चस्व उसमें समाये हुए हैं। और जहाँ वर्चस्व होते हैं ना, तो वहाँ पर जो हमारा ट्रू नेचर है, जिसका प्रतिरोध कह रहे हैं, पैदा नहीं हो पाता। ट्रू नेचर है प्रतिरोध। बिल्कुल। वर्चस्व अगर ताकतवर होगा तो प्रतिरोध उतना ही ज्यादा दबाया जाएगा, एक टाइम के बाद वो निकल के आएगा। मैं प्रतिरोध को उस सेंस में नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो एक ऐसी प्रतिक्रिया के सेंस में प्रतिरोध नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। कोई ऑपरेशन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध नहीं कहना चाह रहा हूं, उसके परिप्रेक्ष्य में तो है, लेकिन मैं स्वाभाविक मानव नेचर के परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कोई ऐसी शब्द या कोई ऐसी बात मैं आपसे कहूं जो आपको चुभे, और आप
मेरा लिहाज करके किसी भी वजह से, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं या कोई भी ऐसी चीज हो, उसकी वजह से आप उसका जवाब न दें मुझे, तो फिर वो आप अपने ट्रू नेचर को दबाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा है कि पहाड़ों के बारे में ये बात जो कही गई है कि ये सरल हैं, सहज हैं, खूबसूरत हैं और यहाँ वर्चस्व बहुत कम है, यहाँ तो सारे लोग गरीब हैं, यहाँ रहने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही खुशनुमा यहाँ माहौल है, ये जन्नत जैसी जगहें हैं। ऐसा जो हम लिटरेचर और पोइट्री में हम देखते हैं वो समाज में तो नहीं है। देवभूमि है, देवभूमि है ऐसा कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। तो अब देवभूमि के संदर्भ में हम फिर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, असल में बिल्कुल। देवभूमि बन गई है, हम ये कहना ज्यादा उचित होगा, ठीक है। क्योंकि देवभूमि जो होगी ना वो कभी भी सबके लिए न्यायपूर्ण हो नहीं सकती है। क्योंकि जब भी जो भी कल्पना की देवभूमि भी है वो भी उन्होंने भी अपने विरोधियों के साथ बहुत अन्यायपूर्ण और कहना चाहिए कि बहुत ऐसा व्यवहार किया है कि जो साधारण सदाचार के मानकों में भी नहीं आता, साधारण नैतिकता के परे देवों ने व्यवहार किया है ना। इंद्र ने अहिल्या के साथ जो किया उसको देव का व्यवहार कहा जाएगा क्या? तो ये नहीं मोहन, यहाँ पे मैं फिर ये आता है कि जब आप भगवान नहीं मान रहे हैं तो फिर आपको ये कहानियां और ये फिर इनका संदर्भ हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है। तो आपने मुझे ये कहा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, फिर भी जो ये कहानियां हैं, जो मिथक हैं, इनके इर्द गिर्द जो बातें हैं उसकी आलोचना क्यों करता हूँ या उनका संदर्भ क्यों लेता हूँ? देखिए, बात ये नहीं है कि मैं नहीं मानता। एक शेर मैंने लिखा था कि इंसान सारे एक से एहसास रखते हैं, कुछ दूर रखते हैं, कुछ पास रखते हैं। खुदा नहीं है ऐसा कहना बड़ी बात नहीं, अहम यह है कि आप किस पर विश्वास रखते हैं। खुदा नहीं है कहना मेरा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि मैं किस विश्वास प्रणाली है मेरी विश्वास प्रणाली क्या है, और वो विश्वास प्रणाली क्या समाज में जो मौजूद विश्वास प्रणाली है उसके कंट्राडिक्शन में है या फिर उसके साथ कहीं उसका कोई तारतम्य हो सकता है। महत्वपूर्ण ये होता है मेरे ईश्वर को न मानने से समाज में ईश्वर और धर्म के चलते जो संरचनाएं हैं उनके जरिए जो पूरा वर्चस्वों का संजाल बना हुआ है उसके मेरे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव से मैं थोड़े बच जाऊंगा। या ईश्वर काल्पनिक है करके मैं उस कल्पना के आधार पर जो वास्तविक शोषण अत्याचार किए गए हैं, किए जा रहे हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं, वो थोड़े खत्म हो जाएंगे। तो अब ये प्रश्न आता है कि जो लोग ये वर्चस्व को धारण किए हुए हैं ये इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं, या ये भेदभाव वाली व्यवस्था पे विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गाय को आटे का गोला खिलाते हैं। ठीक है। गाय को बहुत, क्योंकि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूं, हाँ। तो मैं ऐसे अपने पेशे में मैं ऐसे बहुत सारे पशुपालकों से, लोगों से मिला हूं जो गायों को बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। और उनका बहुत ध्यान रखते हैं और मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं अगर जानवर उनके कुछ हो जाता है तो। ऐसे भी हैं महिलाएं खास तौर से। बिल्कुल। लेकिन साथ ही मैंने ये देखा कि ये जानवरों से इतना अधिक प्यार करने वाला जो समाज है ये इंसानों से इतनी दूरी क्यों बरतता है? आखिर ये आदमी या ये महिला या ये बुजुर्ग जो अपने जानवर के लिए इतना परेशान है, ये इसी स्तर की संवेदनशीलता इंसान के लिए क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये आदमी तो बेसिकली बुरा नहीं है, आदमी तो बहुत अच्छा है। आदमी अगर ये क्रूर होता, हृदयहीन होता या फिर अनैतिक होता अंदर से, तो इसको जानवर का तो ऐसा ध्यान नहीं रखना चाहिए था। तो कुछ विश्वास हैं, कुछ सेट हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मिथक हैं। अब इस शब्द पर आप गौर कीजिए, कुछ मिथक हैं जिसके सहारे उनकी जिंदगी बढ़ती है। वो मिथक हमारी संस्कृति तय करते हैं। तो जिंदगी तो मिथकों और पर आधारित संस्कृति से चल रही है ना। अब मिथक जो है वो भले ही इसको आप इस बात को आप बिल्कुल इस बात को एक कोट समझ सकते हैं कि मिथक भले ही यथार्थ न हो लेकिन वो मिथ्या नहीं होता।
यानी कि जो देवताओं की कहानी है यथार्थ तो नहीं है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। मिथ्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे वास्तविक जिंदगी को तय कर रही है, बिल्कुल हमारे व्यवहार को तय कर रही है। आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, आपने अपनी आंखों से देखे होंगे बिल्कुल कि अगर अनुसूचित जाति के का छुआ खाना कोई खा ले तो उसके शरीर में दाने हो जाते हैं, उसको उल्टी करनी पड़ती है। इसी पहाड़ में या अपने पत्नी जो कि अभी रजस्वला है, अगर उस स्थिति में उसको छू के कोई खा ले तो उसके शरीर में दाने उठाते हैं, उल्टी करने लगता है, फिर वो गोबर के पानी से गौमूत्र से नहाता है, ठीक हो जाता है। हाँ। क्या कारण हो सकता है? ये उसका बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल ये उसका विश्वास है। हम नहीं विश्वास करते, वो तो करता है, बिल्कुल, और वो ही नहीं करता, अधिकतर लोग करते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें उस मिथ को, चूंकि वो जनता में पेवस्त है। मुझे एक कोट याद आ रहा है यहाँ पर, फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विचार अगर जनता में पैठ बना ले तो वो भौतिक शक्ति बन जाता है। बहुत उनका फेमस कथन है कार्ल मार्क्स का। तो अगर कोई विचार जनता में स्वीकृत है, जैसे ईश्वर और धर्म का विचार, ठीक है, तो वो भौतिक शक्ति होता है उस समय। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मुझे तो भौतिक शक्ति पर क्वेश्चन करने हैं, उससे जूझना है ना। वो है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उससे? जिंदगी तो वो तय कर रहा है ना। जिंदगी किसी झूठ के आधार पर तय हो रही है। एक आदमी ने झूठ बोला कि आगे ब्रिज जो है सही है, ट्रेन जा सकती है, ठीक, झूठ था। ट्रेन आगे गई और ब्रिज टूटा था, ट्रेन गिर गई। तो अगर मैं देख रहा हूं तो मैं उनसे ये नहीं कहूंगा पहले कि ये झूठ बोल रहा आदमी, पहले मैं उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करूंगा एक्चुअल स्थिति से, जो उस मिथ की वजह से पैदा हो गई है। तो जो भौतिक स्थिति पैदा हो गई है उस झूठ की वजह से, पहले हमें उसको फाइट करना होता है। तो तब हमें फिर वो पूरा वो ढांचे को समझना पड़ता है। तो फिर हमें उन परिस्थितियों का समझना पड़ता है कि वो कहानियां किस समाज में लिखी गई होंगी, किन परिस्थितियों में लिखी गई होंगी, किन वर्गों ने लिखी होंगी, किन तबकों ने लिखी होंगी, किसके लिए लिखी होंगी, उनमें मूल्य प्रणाली क्या है, ठीक है, वो किसके हित पोषक कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कोई शूद्र तो नहीं लिखेगा, कोई स्त्री तो नहीं लिखेगी। ढोल तो लिख नहीं सकता, पशु भी नहीं लिख सकता, तो शूद्र नहीं लिखेगा, वो खुद क्यों कहेगा कि मैं ताड़ना का अधिकारी हूं। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ वर्ग मूल्य हैं इस मिथ में। ये मिथ, ये देवताओं की कहानी, ये धर्म ग्रंथ केवल और केवल झूठ पर आधारित नहीं है। पूरी कहानी झूठ हो सकती है, लेकिन उसमें उस समय का जो वैल्यू सिस्टम है उसको बनाए रखने के पूरे प्रबंध किए गए हैं। उस टाइम का वैल्यू सिस्टम, क्या वो उस टाइम का वैल्यू सिस्टम उस टाइम के हिसाब से नैतिक है? नहीं, उस टाइम पे भी नैतिक नहीं है, वो कभी नैतिक नहीं है। जब मेरे ख्याल से जो इंसान के या जीव के ट्रू नेचर के खिलाफ हो वो कभी नैतिक नहीं हो सकता। वो नैतिक नहीं हो सकता। आपने तय कर दिया, क्योंकि आप ही तय करने वाले थे। आप लिख रहे थे, आपके हाथ में लिखने की पावर थी, आप लिख सकते थे, आप संस्कृत जानते थे, या आप बड़े लेखक थे, आपको लिखने पढ़ने का मौका मिला तो आपने लिखा। तो वो एक ही वर्ग के विचार तो हुए, उसको आप इंक्लूसिव कैसे कह सकते हैं? अब उस वर्ग ने वो विचार लिखे और बाकी वर्गों ने उसको एक धार्मिक संदेश की तरह फॉलो किया, तो फिर उसको हम उस समय भी उचित कैसे कह सकते हैं? क्या अगर मैं यहाँ पर, मेरे को इन चीजों से अभी मैं समझ ही रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हो कि एक ही वर्ग ने लिखे, और एक ही वर्ग, क्या एक ही वर्ग शिक्षित नहीं है यहाँ पे? ये एक समय में ऐसा रहा है कि जो औपचारिक शिक्षा, देखिए अब शिक्षा भी बहुत, अब इसमें थोड़ा विस्तार में हमें जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा भी कई तरह की होती है ना, कौशल तो कई तरह के हो सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन जो किसी भी समय जो बौद्धिक वर्चस्व रहा है वो खास खास तबकों का रहा है समाज में, ये तो मानना पड़ेगा हमको, और अब भी है। कुछ खास खास तबकों का वर्चस्व हमेशा रहा है समाज में। ईसा से 1700-1800 साल पहले जो हम्मुराबी की संहिता लिखी गई दजला फरात की नदियों के किनारे, उसमें वो लिखता है, हम्मुराबी लिखता है, पहला लिखित मेरे ख्याल से विधि संहिता है, उसमें वो लिखता है कि जो दास है
वो अगर अपने मालिक को बुरा शब्द कहे तो उसको इतने कोड़े मारे जाएं। सेपियंस से कोट कर रहे हैं आप ये? ये सेपियंस में भी है और अन्य जगह भी है। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां भी वर्ग समाज होगा, अलग अलग वर्ग होंगे और नियम कानून बनाने का अधिकार या मौके या उस समय जो प्रणाली है उसके तहत जो प्राधिकार है वो कुछ लोगों के पास होगा, तो वो यथास्थिति बनाना चाहेंगे ना। वो क्यों चाहेंगे कि दासों को मुक्ति मिले? अगर दास मुक्त हो जाएंगे तो उनके लिए खेत कौन जोतेगा? बिल्कुल। काम कौन करेगा? बिल्कुल। और उन्होंने जो लिखा वो दासों के लिए जस्टिफाइड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दास तो ऐसा कभी नहीं लिखेगा। या दासों ने कुछ लिखा हो, अगर माने हम थोड़ी देर के लिए, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, या उसको डिकोड नहीं किया गया है। दास का प्रतिरोध हमारे पास मौजूद नहीं है, कहना चाहते हो आप? नहीं, प्रतिरोध है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, लिखित और व्यवस्थित प्रतिरोध। इस पर भी स्ट्रक्चर्स काम करते हैं ना। हाँ। कौन सी चीज आप कैसे उसका विज्ञान तैयार करते हैं, फिर वो हम बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। वो वर्चस्व की जो ताकतें हैं ना वो हमेशा काम करती है, मेरा ऐसा कहना है। थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए भी ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको पहला प्रतिरोध कहाँ दिखता है? जो आप कह रहे हो कि वर्ग का है, ठीक है, निम्न वर्ग का है या किसी भी वर्ग का है, जो पहला प्रतिरोध कहाँ दिख रहा है आपको? क्योंकि आपने इतना पढ़ा है और इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो कहाँ दिख रहा है? देखिए, किताबें पढ़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं आपको। मैंने जैसे आपसे ये कहा कि जब समाज में वर्ग होंगे और एक जीव प्रतिरोध करता है, हमेशा जीव प्रतिरोध करता है, बिल्कुल, प्राणी प्रतिरोध करता है। प्रकृति में हमें दिखता है, प्रकृति में हमें दिखता है कि कोई प्राणी अगर दबाया जा रहा है तो वो उसका प्रतिरोध करता है। बिल्कुल। लेकिन समाज में नहीं कर पाता। समाज में नहीं कर पाता तो इसका मतलब समाज हमने कृत्रिम तौर पर ऐसा रच दिया है कि हम अपना जो ट्रू नेचर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यही मैं आपसे शुरुआत से कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप पहला प्रतिरोध कहेंगे तो मेरे ख्याल से तो जिनको सबसे पहले जिनको गुलाम बनाने की कोशिश की गई, उन्होंने निश्चित तौर पर प्रतिरोध किया होगा। क्योंकि प्रतिरोध तो उस समय तो संरचनाएं और सरल थी, तो प्रतिरोध ना हुआ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि तुम्हें मुझे दबाने की परवरिश मिली है, तुम्हें दबने की, दोनों की परवरिश में कुछ ना कुछ कमी है। परवरिश में कमी नहीं कहेंगे, इसमें हम उस ढांचे में कमी कहेंगे जो कहता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग परवरिश होनी चाहिए, क्योंकि ढांचा तो बनाया आखिर इंसानों ने ही है ना। नहीं, दोनों एक ही थे, नहीं मान रहे हैं आप अभी भी, ठीक है। आप कह रहे हो कि इसको दबने की परवरिश मिली थी और इसे दबाने की परवरिश मिली थी, तो एक्चुअल में वैसे तो दोनों की परवरिश में कमी थी कुछ ना कुछ। आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं जैसे कि आपसे ये कह रहा हूं ना कि जो जिसको दबाने की परवरिश मिली है वो उसके लिए कमी कैसे कहेंगे आप? उसके लिए तो अवसर है, वो उसके लिए तो वो बहुत बढ़िया है। नहीं, हम यहाँ से देखें तो हाँ, उसके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता वही है। तो मैं रिलेटिव आपको कह लेकिन कमी तो उसकी परवरिश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों उसकी। देखिए, ऐसा है ना, बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि जो अभी मैं टर्म बोल रहा हूँ, जो जापान के जो समुराय हैं वो उसको मेरे ख्याल से कटाना कहते हैं, या एक रिचुअल होता है उनका जिसमें खुद को मार लेते हैं। बिल्कुल, आखिर में अगर उनकी प्रतिष्ठा को इतनी चोट पहुंचती है तो वो एक सुसाइड किस्म का करते हैं और वो खुद को मार लेते हैं और उसको वो प्रतिष्ठा से जोड़ के देखते हैं। तो जापान का जो समुराई वर्ग था उसको ये परवरिश मिली थी कि तुम रूल करने के लिए बने हो, तुम जीतने के लिए बने हो। वो ही हथियार रख सकते थे, दूसरे वर्ग हथियार नहीं रख सकते थे। ये भारत में भी हुआ। जो ज्ञान की जो प्रणालियां हैं, जो विद्या का अधिकार है, वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित हो गया, युद्ध क्षत्रियों के लिए हो गया, व्यापार वैश्यों के लिए हो गया, प्रणाली के हिसाब से जो ग्रंथ में प्रणाली है, ठीक है, और शूद्र के लिए सेवा हो गया। तो फिर ये तय कर दिया गया। तो इस प्रणाली में दिक्कत है ना, इस ढांचे में दिक्कत है, इस ढांचे में कमी है। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की परवरिश में कमी, ओवरऑल स्ट्रक्चर में कमी है, क्योंकि उस वर्ग के लिए जिसको समस्त
ज्ञान का अधिकार मिला है, उसके लिए क्या कमी है? उसके लिए तो कोई कमी नहीं है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो गया उसके लिए। इसलिए क्षत्रिय के लिए बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन बीमार तो एक्चुअल में वो भी है ही। पूरा ढांचा ही गलत मूल्यों पर टिका हुआ ना, वो प्रतिरोध या फिर ट्रू नेचर के खिलाफ है। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हाँ। वो प्रकृति के खिलाफ ढांचा है। हाँ। समस्या ढांचे में है, इंसान में नहीं है। हाँ। इंसान तो बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंसान तो बेसिकली अंदर से प्राणी जो है ना, उसके भीतर तो रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर में जो है, स्ट्रक्चर के जो कृत्रिम मूल्य है, वो उसको इस हद तक उसके लिए एक मूल्य प्रणाली तय कर देते हैं कि तुम्हें यही करना है। और उसके साथ फिर उसके भौतिक प्राधिकार भी जुड़े हुए होते हैं। जमीन का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तमाम चीजें। वो आदमी उसको जीता है। भारत में जो सबसे खराब बात हुई है वो ये हुई है कि इसको जो सबसे पवित्रतम ग्रंथ जो माने गए वहां से प्रमाणित कर दिया गया। इसलिए तो यहां सबसे ज्यादा मुश्किल है। गीता में श्लोक है ये, बताइए। बताएं। गीता का श्लोक है ये। हाँ। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि जो ब्राह्मण हैं वो मतलब विद्याध्ययन करें, क्षत्रिय जो है वो युद्ध करें, और वैश्य व्यापार करें, और शूद्र जो है वो सेवा करें। और ये मैंने तय किया कहते हैं सो कॉल्ड। और ये कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो बना हुआ है सिस्टम, ये कर्म के आधार पर बना हुआ है। जरा आप इसे भी थोड़ा क्लियर कर दें। कर्म तय कौन करेगा भाई? हाँ। कौन तय करेगा कि ये कर्म ये है? आप कह रहे हो कि कौन बैठा है ट्रक? तय कौन करेगा? हाँ। एक चीज आप बताइए। हाँ। एक इंसानी दिमाग की जो कैपेसिटी है, या जो उसका जो कहना चाहिए जो उसका पोटेंशियल है, वो तो सभी का बराबर है ना। एक ढोल बजाने वाला एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना नहीं है। बनना नहीं है, नहीं है। हाँ। उसके लिए तय कर दिया गया कि वो ढोल ही बजाएगा। हाँ। एक प्रणाली है जो उसको उससे बाहर नहीं निकलने देती है। हाँ। आपको ये तो आपको पता है कि जो सफाई कर्मी हैं, वो एक पर्टिकुलर कौम ही सफाई कर्मी क्यों बनती है? हाँ, वो सही है। तो ये देखिए, ऐसा है ना, ये तो एक चैलेंज है ना। इतनी आधुनिकता के बावजूद भी सीवर में एक पर्टिकुलर कौम के लोग ही क्यों मर रहे हैं भाई आज भी? तो ये कैसे हो रहा है? क्या वो व्यक्ति जिसको जो ये सफाई का काम कर रहा है, क्या उसकी जो दिमाग की कैपेसिटी है इंसान होने के नाते, जो पोटेंशियल है, क्या वो किसी भी तरह किसी मतलब एस्ट्रोनॉट से कम थोड़े होगा? वो सीमा तो उसकी भी, उसको माहौल नहीं मिला है। वो तो है। दूसरा एक प्रणाली है। देखिए, केवल माहौल की बात भी नहीं है। एक प्रणाली है, एक पावर स्ट्रक्चर है जो तय करता है कि फला लोग फला काम करेंगे। वो अभी भी काम करता है। ये मत सोचिए कि वो टूट गया। वो अभी भी काम करता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक बार रोकना चाहूंगा। इधर आप कह रहे हैं कि तय करता है कोई, ठीक है, और उधर आप कह रहे हैं कि वहां तय कौन करेगा? कहाँ? मैं आपकी बात, हाँ, सवाल समझा। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम तय कर रहा है इसको, ठीक है। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कर्म के आधार पर, तो आप कह रहे हैं वहां तय कौन करेगा? यहाँ कौन तय कर रहा है और वहां कौन? मैं यही कहना हूँ कि एक प्रणाली से तय होता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तय नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरे कहने का ये मतलब है कि तय किसी को नहीं करना चाहिए। किसी के लिए, हाँ। किसी के लिए तय नहीं कर देना चाहिए कि तुम ये काम करोगे, तुम इसके लायक हो। ये तय करने का जैविक रूप से, इंसानी रूप से किसी को कोई अधिकार नहीं है दूसरे के लिए। और ये केवल कास्ट पर ही नहीं, ये जेंडर पर भी लागू होता है। ये कैसे तय होगा कि अभी आप कह रहे हो कि तय कर रहा है? मेरे को ये बताएं कि उसे फोर्स किया जा रहा है क्या? दोनों चीजें हैं। हाँ। पहले तो फोर्स ही किया गया होगा। हाँ। फिर उसके बाद प्रणाली ऐसी आई कि वो उसको अपना दायित्व मानने लगे। उनका प्रतिरोध खत्म हो गया। इसको जो है ग्रैम्शी ने जो कहा ना, ग्रैम्शी जो एक इटली के चिंतक रहे हैं, उन्होंने इसको सांस्कृतिक वर्चस्व कहा है, जो कि गुलामों की कंसेंट से या उनकी सहमति से चलती है। क्योंकि कल्चर में आ जाती है। जब कोई चीज कल्चर में आ जाती है ना, तो सब उसको फॉलो करते हैं। फिर वो प्रतिरोध नहीं करते। फिर उनको लगता भी नहीं कि ये गलत है। एक कविता आपने उसमें पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, हिमालय दलित है में एक कविता उसमें है झूसिया दमाई करके। झूसिया दमाई कविता ये कहती है, आखिर इस तरह से होती है कि देवता जो है वो मंदिर के बाहर आ नहीं सकता, और झूसिया मंदिर के बाहर जा नहीं सकता। सॉरी, मंदिर के भीतर जा नहीं सकता, देवता मंदिर के बाहर आ नहीं सकता। तो देखिए,
ये जो प्रणाली है उसने देवता को भी वही कैद कर दिया। वो तो बाहर आ ही नहीं सकता। अब वो एक किस्म का उसमें सटायर है, एक रूपक देने की कोशिश की है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, आएगा कहां से बाहर। सही बात। तो लेकिन वो जो उसके दर्शनाली जो उसके लिए उसको एक तरीके से जगाने का काम कर रहा है, वो भीतर नहीं जा सकता, और वो इसको स्वीकार भी रहा है, और वो उसको ये भी लग रहा है कि मेरे बिना तो देवता जाग ही नहीं सकता। वो उसने उसको एक किस्म से अपनी जो उसकी निर्योग्यता है उसको अपना विशेषाधिकार मान लिया उसने। आपने अपनी निर्योग्यता को अपना विशेषाधिकार मान लिया, यानी कि जो आपकी गुलामी है उसको आप सहर्ष स्वीकार रहे हैं। जैसे स्त्रियों का मंगलसूत्र पहनना, करवा चौथ रखना, ये वही चीज है। आपको जो गुलाम बनाने के लिए जो चीजें दी गई वो आपने स्वीकार कर ली, उनकी सहमति से हुआ है। फिर पूरी मूल्य प्रणाली ऐसे बन गई है कि वो जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमारा शोषण भी हो रहा है। इतना बारीक होता है कल्चरल जो शोषण होता है, बहुत बारीक होता है वो। फिर उन्हें मजा आने लग जाता है क्या उस चीज में? उनके लिए वही जीवन है। हाँ, वही जीवन है। क्योंकि देखिए हम सब, और वहां से भी निकल के लोग आते हैं, वहां से भी निकल के लोग आते हैं, लेकिन सिस्टम तो वही है ना। हाँ। कहां जाते हैं वो लोग निकल के जो आते हैं? हाँ। बात तो यही है कि मुकम्मल प्रतिरोध नहीं है हमारे पास। हाँ। जब यह समाज, ये पूरी दुनिया, या ये देश, या ये सोसाइटी, या ये संस्कृति जब तक ऐसी नहीं हो जाती है कि एक फूल जैसा प्रकृति ने बनाया वैसा खिल सके, वो खुद को जाहिर कर सके, या कि इंसान जो है उसकी जो अनंत संभावनाएं हैं उनको पाने का उसके पास कोई अवसर ना हो, कोई मौका ना हो, तो तब तक हम कैसे कहें कि कुछ लोग निकल के आते हैं? तो इसका विकल्प तो आर्थिक, इसका कारण तो आर्थिक असमानता लग रहा है। केवल आर्थिक नहीं है, ये अगर आर्थिक समानता बन जाए तो आपका तो सारा का सारा सिस्टम ओके हो जाए। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है। आर्थिक आपने हमारे जो इससे पहले राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, उनका आपने पढ़ा होगा, वो न्यूज में काफी आया था कि 2 पूजा स्थलों पर उनको पूजा करने से रोक दिया गया। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होते हैं। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से भी ऐसे कमजोर तो है नहीं। आर्थिक रूप से तो कैसे आप कहेंगे कि उनके साथ समानता का व्यवहार हुआ? या आर्थिक इनइक्वालिटी अगर से वो निकल के आ गए, नो डाउट उससे उनके पास कुछ अवसर होंगे, लेकिन जो सिस्टम है ये इतना रिजिड है, इसमें जो वर्चस्व है ये इतना ताकतवर है कि ये उस आर्थिक असमानता को दूर करने भर से होगा नहीं। आर्थिक असमानता जरूर दूर होनी चाहिए, और वो बहुत जरूरी है, उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, और बहुत जरूरी है वो, उसके बिना नहीं होगा। आर्थिक असमानता के साथ जुड़ी हुई चीज है वो। जो कल्चरल हेजेमनी है वो आर्थिक असमानता के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो दोनों साथ ही होंगी। थोड़ा आपको पहाड़ की तरफ ले चलता हूँ। ये पहाड़ में आर्थिक असमानता को कैसे देख रहे हैं? पहाड़ में बहुत अधिक आर्थिक असमानता मेरे ख्याल से है। अगर बात यह है ना, वही जो मैंने आपसे कहा कि जो छवि गढ़ने की कोशिश हुई, या जो बताया गया दुनिया को, या जो हम भी विश्वास करते रहे बचपन से, वैसा कुछ है नहीं। पहाड़ के आप अगर डेमोग्राफी को देखें या इसके समाज के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें इतिहास से ही हमें देखना पड़ेगा। तो पहाड़ में आज भी जो जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, नाप जमीनें, वो लोग चंदों के समय में या फिर शंकराचार्य के आने के बाद पहाड़ में आए हैं, जिसे गूंठों के रूप में जमीनें दी गई। आपको आप अच्छे से जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो गूढ़ भूमि, हाँ, जिस पर कोई कर नहीं दिया जाना। गूढ़ भूमि का मतलब था मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी जमीन जो कि पुरोहित वर्ग को दी जाती थी, राजा देता था। उससे वो दूसरे से कर ले सकता था, दूसरे से ले सकता था, लेकिन गूढ़ जमीन में ब्राह्मणों को कर नहीं देना होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर मुक्त होती थी। ठीक है। तो ये जमीनों का जो असमानता थी वो तो चली। ठीक है। भूमि सुधार पहाड़ में ठीक से कभी नहीं हुआ, जैसे कि अन्य जगह कुछ जगह हुआ भी। बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, बिहार के कुछ हिस्सों में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन पहाड़ में भूमि सुधार का भी सवाल ही नहीं बन पाया ठीक से। पहाड़ में आज भी किसके पास कितनी जमीन है इसका आधिकारिक आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपरेंट तस्वीर हमको दिखती है, जो दिखता है हमको, जो हमारा एक सामान्य अवलोकन कहता है, वो ये कहता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो खास समुदाय के भी कुछ लोग हैं, वो लोग जो है भूमि उनके पास कम है, या फिर उनके पास जो भूमियां हैं वो उपजाऊ भूमियां नहीं है।
वो अच्छी जगह पर बसी हुई नहीं है। दूसरी तरफ जो चंदों और कत्यूरियों के बाद के समय में या शंकराचार्य के आने के बाद जो कौमें यहाँ आई, उनके पास जमीनें ज्यादा हैं। अब मैं किसी को बाहरी भीतरी नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेरी शब्दावली नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि संसाधन जो है वो बराबर होने चाहिए, भूमि की समानता नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि कोई बाहरी है कोई भीतरी है। ये इस तरह का जो डिवीजन आज कर रहे हैं, अगर हम इसको इतिहास में पीछे ले जाएं तो यहाँ पर जो आज के दलित हैं उनके अलावा फिर सारे यहाँ बाहरी निकलेंगे। आपको मैं बताऊं, कुछ आपको तिब्बत से आए हुए मिलेंगे, कुछ आपको अल्पाइन से आए हुए मिलेंगे, कुछ आपको नॉर्डिक मिलेंगे, कुछ आपको गंगा के मैदानों से मिलेंगे, कुछ महाराष्ट्र से मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड की पूरी जो आज की डेमोग्राफी है इसकी अगर रूट्स देखेंगे तो आपको सारे लोग इसके, ये तो डाइवर्सिफाइड समाज है, बाहर से आया हुआ समाज। अगर अजय राउत की बुक का एक कोट करूं कि दलित ये नहीं कहते कि हम कहीं से आए हैं इसलिए वो यहाँ के आदिवासी हैं, केवल इसके आधार पे ही हम कह रहे हैं कि केवल इसका आधार नहीं। देखिए केवल किसी एक अजय रावत जी की किताब के आधार पर की बात नहीं है। नहीं, मैंने जितने भी इतिहासकार हैं सब ने एक स्वर। देखिए पहाड़ में जो है ना बेसिकली आपको 4 या 5 किस्म के एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे। एक ग्रुप जो है वो ऑस्ट्रो-एशियाटिक या फिर निग्रोइड से ताल्लुक रखने वाला ग्रुप है, दलितों का ग्रुप है वो बेसिकली। दूसरा जो ग्रुप है वो मंगोलॉइड ग्रुप है, जो तिब्बत और जो एस्टीज के लोग हैं उनसे आप मान सकते हैं। एथनिक बता रहा हूं मैं आपको, एथनिक डाइवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। तीसरा जो है वो खस समुदाय का है, वो अल्पाइन एक रेस थी खस, जो ईसा से 400-500 साल 600 साल पहले आई हुई बताई जाती है। उसके बाद फिर उसमें नॉर्डिक आर्यंस आपको मिलेंगे, जो बाद के ब्राह्मण और राजपूत जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया कि ये बाद के आर्यंस हैं। तो इतने एथनिक ग्रुप्स तो एकदम है यहाँ पर ना, वो साफ साफ दिखते भी, वो अपरेंट चेहरे मोहरे से भी वो आप आज भी देखे जा सकते हैं। मैं एथनिसिटी की बात कर रहा हूँ। तो इन एथनिक ग्रुप्स में जो एथनिक ग्रुप सबसे पुराना है वो तो सारे इतिहासकार एक स्वर में मानते हैं कि वो दलित हैं। तो इसमें तो कोई विवाद का, ऐतिहासिक रूप से इस सवाल पे, इस बात पे कोई विवाद नहीं किया जा सकता। हाँ, आज इस सवाल पर कोई बात हो कि हम भीतरी हैं बाकी सारे बाहरी हैं, इसको कोई प्रतिरोध की बात बनाई जाए, इससे कोई संघर्ष पैदा किया जाए, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात का हम बहुत ज्यादा समर्थन मैं पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ एक लेखक के रूप में। हम केवल ये कहते हैं, वो कविता है उसमें अगर आपने देखी होगी, हिमालय दलित है में, कि बिसरा देंगे पिछला किस्सा, सबको दे दो सबका हिस्सा। ये एक कविता है उसमें, भूकानून करके एक कविता है कि वो कहती है कि खेत रास्ते नदियां सेरे, जंगल छोटे बड़े घनेरे, तेरे मेरे सबके डेरे, जिस जिसने रखे हैं घेरे, पहले उनको करो बेदखल, ऊंच नीच को कर दो समतल, बिसरा देंगे पिछला हिस्सा, सबको दे दो सबका, बिसरा देंगे पिछला किस्सा, सबको दे दो सबका हिस्सा। पिछली सारी बातें भुलाई जा सकती अगर आप अभी समानता पर बात करते हैं तो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, इस हिसाब से अगर हम भीतरी बाहरी ऊपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे हम बांट के देखेंगे तो फिर ये तो रहने लायक रहेगी नहीं। रहने लायक इसमें तो स्ट्रगल से ही बढ़ते जाएंगे। बेसिक बात यह है कि अंतर्विरोधों को, जो शार्प अंतर्विरोध हैं उनके नाते समानता कैसे लाई जाए, उनके थ्रू, ये बात है बेसिक बात जो मैं विश्वास करता हूँ। रहने लायक तो तब भी नहीं होती है जब तक शादी नहीं होती है आदमी की। विवाह कब कर रहे हैं मोहनदा, ये बताया। अब आप सवाल बिल्कुल दूसरी तरफ आप जंप कर गए। अरे बहुत देर तक सीरियस हो गए थे। व्हाई सो सीरियस? विवाह जैसा, देखिए अब आपने बड़ा पर्सनल सवाल मुझसे कर दिया, और बहुत सोच के दूंगा मैं इसका जवाब। सोच के देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि बात फिसल भी सकती है। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिना दोस्ती, बिना प्यार, बिना एक दूसरे को अच्छे से जाने हुए और सम्मानपूर्ण रिश्ता, सम्मान एक दूसरे के लिए अगर न हो, और एक दूसरे से इंसान के अलावा कोई और एक्सपेक्टेशन न हो, तो फिर तो आप साथ में रह सकते हैं, आप उसे विवाह कहें या कुछ भी कहें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। कि दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, और एक इंसान के रूप में, केवल इंसान के रूप में
आपको कोई व्यक्ति पसंद आए या आप उसके साथ आप रहना चाहें, तो आपको आप अगर ऐसा कोई मिले तो आप रह भी सकते हैं, या वो भी आपको ऐसे ही देखे। लेकिन हमारे समाज में जो है ना, विवाह जो है वो क्या एक सामाजिक और आर्थिक संबंध है, वो लोगों का कोई जैविक संबंध नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। विवाह से पहले तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि जो मुझे एक इंसान के रूप में, जो मुझे आज नजदीक से न जानता हो, उसके साथ विवाह कैसे हो सकता है किसी भी उसके साथ। या मतलब दोनों तरफ की बात है, ये केवल मेरी एक्सपेक्टेशन की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा कभी किसी के साथ ऐसा खूबसूरत रिश्ता हुआ तो मैं जरूर उसके साथ रहना चाहूंगा। मैं व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि मोहन्ना की शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जरा बता देना यार कमेंट बॉक्स में। और बताए मोहन्ना, फिल्में देख रहे हैं? फिल्म तो मैंने बहुत समय से नहीं देखी, मैं फिल्में कम ही देखता हूँ। आखिरी जो फिल्म मैंने देखी थी वो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2 या 1.5 साल मेरे ख्याल से हो गया, दो भी हो गए। वो एक फिल्म कंचन है, कंचन जोशी, कंचन पंत, हाँ, बेबाक करके उन्होंने कहानी भी, एक कहानी संग्रह है उनका। हाँ, वो राइटर हैं, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म है डियर लतिका। हाँ, अभी वो रिलीज नहीं हुई ऑफिशियली। अच्छा, एक्चुअली उन्होंने मुझे उसका गाना लिखने के लिए कहा था। हाँ, उसकी मेन जो लीड थी उसके लिए। हाँ, तो तब मैंने वो फिल्म देखी थी। उसके बाद तो मैं फिल्म गाने लिखे आपने उसके? हाँ, मैंने एक गाना उसमें लिखा है। एक गाना सबकी फरमाइश पे मोहन्ना सुनाएंगे? नहीं, एक्चुअली हल्का सा गुनगुना देंगे। ऐसा है, वो असल में क्या है ना, वो मेरे अख्तियार में, मैं सुनाना भी चाहता और मैं उत्सुक भी हूँ कि वो गाना आ जाए। अच्छा, लेकिन अभी वो क्या है ना, आई नहीं है, वो रिलीज नहीं हुई प्रॉपरली गाना। अच्छा, ठीक है, जाहिर नहीं हुआ है। तो वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का विवेक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस पे वो नहीं कर सकता। मैंने गाना लिखा तो मैं उसको ओपन नहीं कर सकता अभी। हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए। काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से कुछ इश्यू है, वो सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से, कि इतनी बढ़िया वो फिल्म बनी है और कंचन ने इतना बेहतरीन काम किया है। उनकी पहली फिल्म है वो। एक बार फिल्म का नाम बता दे। डियर लतिका। डियर लतिका, डियर लतिका वो फिल्म है। और पहाड़ की पृष्ठभूमि पे? बिल्कुल, वो पहाड़ की पृष्ठभूमि पर वो फिल्म है। वो उसका जो उसकी कहानी है वो अल्मोड़ा की कहानी है। अच्छा, हाँ, और वो बहुत, मैं उस पर ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, बहुत ही शानदार फिल्म है। कंचन की पहली फिल्म है और एक बहुत होनहार फिल्म मेकर मेरे ख्याल से उत्तराखंड से मतलब मिलने जा रही है। ऐसा मिल चुकी है, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो फिल्म आप देखेंगे, वो इतनी संवेदनशील वो फिल्म है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मैं बहुत क्रिटिकली फिल्मों को देखता हूँ और बहुत कम फिल्में मुझे पसंद आती हैं। कुछ समस्याएं उस फिल्म में भी हैं तकनीकी रूप से, लेकिन वो फिल्म ऐसी है कि जैसे आप देखेंगे, मकबूल देखेंगे आप, देखिए विशाल भारद्वाज की, बिल्कुल, तो आपके अंदर वो फिल्म बहुत टाइम तक रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने फिल्म देखी और आप भूल गए, आप, ऐसा नहीं होता। लेकिन डियर लतिका के साथ भी ऐसा ही है। उसको आप देखते हैं तो वो आपके अंदर रहती है वो फिल्म, वो पात्र रहती है, उसके कैरेक्टर्स रहते हैं, उसका है उसमें, वो फिल्म है, वो देखने लायक फिल्म है। कॉलेज टाइम पे कौन कौन सी देख रहे थे फिल्में? कॉलेज टाइम पे तो मैं काफी फिल्में मैं देखता था। और उस समय पे क्या होता था ना, हम हॉस्टल में जब वो करते थे तो वहाँ पे हॉस्टल में हॉलीवुड की फिल्में आती थी टीवी पे, कॉमन रूम में। तो हम वो देखते थे। एक्शन फिल्में ज्यादातर आती थी उसमें, वो हम देखते थे उस समय। अच्छा, और वैसे कोई सही फिल्म जो बदली हो कुछ थोड़ा देर के लिए, हफ्ते 1.5 हफ्ते रही हो दिमाग में? नहीं, ऐसा नहीं, फिल्म तो बहुत समय तक रहती है, हफ्ता 1.5 हफ्ता नहीं। मेरी जो फेवरेट फिल्म है वो शिंडलर्स लिस्ट फिल्म जो है। मुझे लगा था मैट्रिक्स है कि नहीं, मैट्रिक्स भी नो डाउट फिल्म के लिहाज से बहुत ही शानदार फिल्म है। लेकिन नहीं, ये आपके चश्मे के हिसाब से बताता हूँ। ये नियो निकल के आया है एक्चुअली। जो बहुत खैर ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये फिल्म है शिंडलर्स लिस्ट, मैंने देखी है। हाँ, ये बहुत मैं उसको शायद सिंचर्स लिस्ट पर गया हूँ, लेकिन हाँ, सिंडलर्स लिस्ट ही होगी, जिसमें वो कुछ उनको
बचाते हैं, लेकिन वो कुछ को नहीं बचा पाता है, उनको वो निकालना होता है वहां से, जर्मनी से। शायद वही फिल्म है, पोलैंड से। पॉलिश पृष्ठभूमि पर है वो, जब वहाँ पे नाजी सेना कब्जा कर लेती है और ज्यूस को वहां से निकालती है। उस पर किसको निकालू किसको, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट था। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है वो। और वो फिल्म मैंने, और अगर मैं भारत की फिल्मों की बात करूं तो बैंडिट क्वीन वो फिल्म है जिसने मुझे बहुत समय तक बेचैन किया था। अच्छा। जो बॉलीवुड की फिल्म है, बहुत समय तक वो मेरे भीतर रही थी, अभी भी है। तो फिल्म जो रहती है ना, वो तो फिर रहती है, बहुत समय तक रहती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखी आपने? हाँ, मैंने देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी। ठीक 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 ठीक। और बताएं, और क्या कर रहे थे कॉलेज टाइम पे? मैं ज्यादातर समय मैं ज्यादातर समय किताबें पढ़ता था। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। किताब भी मैं पढ़ता था, किताबें पढ़ना मेरा शौक था। पढ़ाई भी मैं करता था, लेकिन कम ही करता था। गुड बॉय थे आप? हाँ, मैं गुड बॉय, तो मेरी छवि तो गुड बॉय की तो थी। हाँ, किसी ने प्रपोज नहीं किया आपको? गुड बॉय को भी प्रपोज नहीं किया? नहीं, प्रपोज जैसा तो किसी ने नहीं किया मुझे। कॉलेज से आने के बाद जरूर ऐसा हुआ, लेकिन जॉब लगने के बाद? जॉब लगने के बाद कैसा? हाँ, सरकारी नौकरी के बाद? नहीं, अब मैं इसको ऐसे नहीं। ऐसे ही देखते हैं हम लोग इसको। नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली, असल में। एक क्यों, देखो सरकारी नौकरी के बाद मोहनदा शादी नहीं कर रहे, और इनकी जो शर्तें हैं मतलब अच्छी शर्तें हैं, और सामने वाले की भी ये सुन रहे, तो देख लेना यार आप लोग, मतलब फिर भी मैं कहूँगा। हाँ, प्रपोज किया नहीं किया? मैंने नहीं, उन्होंने। और क्यों नहीं, मैंने खुद किया। हाँ, पहले मैं अब आपने पूछ लिया है तो मैं इसको क्यों छुपाऊं। मुझे किसी से वन साइडेड प्यार हुआ सालों तक कॉलेज लाइफ में। वन साइडेड ही था कंप्लीटली। ठीक है। और बहुत सालों तक मैंने कोशिश की, बहुत बार मैंने प्रपोज किया, बट उन्होंने मना किया। वो उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना देखने का तरीका है। क्योंकि आप किसी से सब कुछ आप मांग सकते हैं, प्यार तो मांग नहीं सकते। प्यार तो आप देने की चीज होती है। बिल्कुल। तो मेरा कहना चाहिए वो रिश्ता नहीं बन पाया। उसके बाद फिर मुझे किसी ने किया। मैं एक रिलेशन में रहा लगभग कुछ साल, 4 साल। फिर हमें कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि हमें अलग होना पड़ा। बस यही है। कविताओं में आया वो? हाँ, कविताओं में आया, आपने देखा होगा। दोनों बातें आई हैं कविताओं में। बिल्कुल दोनों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की जो फीलिंग है वो इतनी ट्रू होती है, इतनी इंटेंस होती है, उसमें आदमी मतलब अपना ट्रू उसका जो भीतर का आदमी है वो निकलता है। अगर आपको वास्तव में किसी के साथ प्यार हो गया तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो और क्या सोचते हैं मोहनदा? बस अभी तो मेरा ये लिखना पढ़ना चल रहा है। एक तो इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद से जो टाइम मिल रहा है सब टाइम पे पढ़ना मेरा शौक है। असल में मुझे एंजॉय करता हूँ मैं इसको। अगर आपको पढ़ना, आपको शौक नहीं होगा ना, आप पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। जिस चीज में आपका शौक नहीं है ना, वो आप जिंदगी भर कैसे करेंगे बताइए। पढ़ना लिखना मेरा एक तरीके से शौक है, म्यूजिक मेरा शौक है, एक्सरसाइज मेरा शौक है। तो मैं तो अपने शौक पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसमें परेशान या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मोहनदा अपने शौक पूरे कर रहे हैं। फिर ये भौकाल कैसे बन रहा है कि लोग डर रहे हैं यार मोहनदा के उसमें टिप्पणी करने में? ये क्या भौकाल बना रखा है मोहनदा? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भूकाल, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको लगता नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा मैं ये कहूंगा कि जो मुझे नजदीक से जानते हैं, जो लोग जो मेरे नजदीकी दोस्त हैं, आप भी जान गए होंगे इतनी बात तो आप। बिल्कुल कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा कोई भूकाल जैसा कुछ नहीं है। खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसा मैंने कहा आपसे, बिना किसी झिझक के, बिना ये देखे कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कहीं, या आप मुझे क्या समझ लेंगे, या आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच के मैं अपना ट्रू नेचर दबाना मेरे को ठीक नहीं लगता। ये एक्सपेक्टेशन मेरी सब उनके लिए भी है जो टिप्पणी नहीं करते या नहीं करना चाहते। लेकिन मैं साथ ही एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा। जैसे टिप्पणी करना हमारा नेचर है, यहाँ एक्सप्रेस करना हमारा एक ट्रू नेचर है, वैसे ही टिप्पणी ना करना भी तो लोगों का अधिकार है। तो हम फोर्स भी कैसे किसी से कर सकते? वो लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई चुप रहना चुनता है, तो वो तो चुनाव है। चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने चुनने की भी और चुप रहना चुनने की भी। और उन लोगों से क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मोहन मुक्त कुंठित है?
ये भी सुना तो होगा ये आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ। देखिए ऐसा है, ये उनकी राय हो सकती है और हर कोई राय बनाता है किसी के बारे में, तो वो कुछ अवलोकन करता है, कुछ देखता है, उस देखकर वो फिर अपने उसके जो प्री कंसीव्ड कुछ आइडियाज होते हैं, जो उसका विचारों का सेटअप होता है, उसके आधार पर वो फिर एक चीज गढ़ता है। तो वो हर चीज हमेशा साइंटिफिक हो, वस्तुनिष्ठ हो, सही हो, ऐसा जरूरी तो होता नहीं है ना। तो मैं इस राय को सही नहीं मानता, लेकिन ये उनकी राय है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अगर कोई ये कहे कि मोहन मुक्त कुंठित है, तो वही उसकी राय है और ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी राय को व्यक्त करे। इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो सकती। वो राय भी तो आपकी कविता पढ़ के बना रहा है ना, आपकी वॉल पढ़ के बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसकी राय है। हाँ राय है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर वो मुझे तफसील से वो मेरे बारे में परसेप्शन ऐसा बनाने की उनको स्वतंत्रता है। हाँ, ठीक है। मैं उनकी केवल इसलिए कि वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, इसलिए उन पर अटैक करूं, ऐसा तो मैं इस तरह से तो मैं बहुत पर्सनल लड़ाई में चला जाऊंगा ना लोगों के साथ। जबकि पूरी ट्रोल से परेशान हो रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रोल हो रहे हो लगातार? नहीं, ऐसा भी नहीं है मेरे साथ तो। हाँ। जैसे मैं देखता हूँ कि जो सामाजिक न्याय पे जो लोग खुल के ज्यादा लिखते हैं उनको तो बहुत गालियां पड़ती हैं। बहुत भला बुरा लोग कहते हैं। और मैं बहुत अटैकिंग जबकि लिखता हूँ, या अटैकिंग बात करता हूँ अपनी पोइट्री में भी, और जो और चीजें भी लिखता हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर ऐसे मुझे ट्रोल नहीं किया गया। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि मेरे जो दोस्त थे वो एक एक करके धीरे करके वो मैं खोता चला गया हूँ। ये भाई तो देखिए, ये तो जिंदगी है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। बिल्कुल, सब लोग आपको पसंद कैसे कर सकते हैं? एक वर्ग विभाजित समाज में, एक ऐसे समाज में जहां पर लोगों के हित अलग अलग हों, वहां सब लोग आपको पसंद अगर कर रहे हैं, तो फिर या तो वो लोग ही गलत हैं, फिर या आप ही गलत हो। सबकी पसंद का आप हो ही नहीं सकते कभी। अमेजोन में 4.9 रेटिंग है इस किताब की, पता है आपको? हाँ, मैंने देखा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक झंडे के नीचे किताब लिखी गई है। ठीक है, जब झंडे के नीचे किताब लिखी गई है तो मोहन मुक्त को ट्रोल करना भी, क्योंकि उसके साथ भी लोग खड़े हैं, ठीक है, और ट्रोल एंटी ट्रोल, और आप मतलब कुल मिला के मानसिक संतुलन खोते हैं। मतलब थोड़ा सा परेशानी तो होती है। ट्रोलर आपस में ही फिर रहे हैं। क्या ये कहना सही है कि एक झंडे के नीचे मोहन मुक्त ने कविताएं लिखी हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको जब आप कोई बॉक्सर किसी दूसरे बॉक्सर पे मुक्का मारता है ना, जब तो अगर वो हवा में उछल के मारेगा ना, तो मार नहीं पाएगा वो। या अगर आप मेरा सर स्थिर कर देंगे और मुझे कहेंगे कि मैं आपको मुक्का मारूं, तो मैं मार नहीं पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जब आप कहीं पर चोट कर रहे होते हैं, प्रतिरोध कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी जमीन चाहिए होती है। आप हवा में निर्वात में तो मुक्का मार ही नहीं सकते किसी को। आप जमीन से ही ताकत लेंगे, तो एक जगह तो आपको बनानी पड़ेगी। उसे आप झंडा कहें तो कुछ और करें। और दूसरा, आपको संतुलन भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हेड स्थिर होना चाहिए। आपने सचिन के, विराट कोहली के स्ट्रेट ड्राइव्स देखे होंगे। हेड जो है स्टिल रहता है, बिना हेड स्टिल के संतुलन। और उस जो चोट है वो करते समय उसका जो बॉडी और जो उसका विचार, जो नजर है, उस सब के साथ एक तारतम्य होना चाहिए। और उसको जमीन पे खड़ा होना चाहिए, हवा में नहीं मार सकता वो शॉट। तो जमीन होना बहुत जरूरी है और अपना संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप उसको झंडा कह सकते हैं, वो आपकी राय हो सकती है, किसी की भी राय हो सकती है कि एक झंडे के नीचे एक जमीन तैयार किए बिना, एक जगह तैयार किए बिना, अपनी जगह पहचाने बिना आप कैसे किसी जगह को क्वेश्चन करेंगे? और संतुलन बनाना भी जरूरी है। जमीन और ये संतुलन इसलिए बनाया जा रहा है कि मोहन मुक्त के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं भविष्य को लेकर। पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि मोहन मुक्त जो नाम का आदमी आपके सामने बैठा है, आप इसको इतनी तवज्जो दे क्यों रहे हैं, या फिर इससे आप इतने सवाल कर क्यों रहे हैं? आपको जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि इससे जाकर सवाल करने चाहिए या इंटरव्यू करना चाहिए या इतनी तफसील से बातें करनी चाहिए? यानी कि मैंने किसी जमीन से चोट तो की है, कुछ तो असर हुआ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल।
अब अगर वो मैंने असंतुलित या दुराग्रही होकर वो चोट की है तो उसका असर नहीं आता मेरे ख्याल से। कुछ तिलमिलाहट में असर आएगा। मैंने तो ये देखा है समाज के लगभग सभी वर्गों ने किताब का खुले दिल से मतलब उसको हाथों हाथ लिया। बिल्कुल। खास तौर से ये जरूर है जो दलित और अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर उसको लिया भी और प्रचार भी किया। बिल्कुल। स्त्रियों ने, सभी समुदायों की स्त्रियों ने किताब को हाथों हाथ लिया और स्टूडेंट्स ने लिया, यूथ्स ने लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन्होंने नहीं देखी किताब, भले ही किसी भी वर्ग से आते हो। सब ने किताब पर बात अपने तरीके से की। वैसे नहीं आई जैसे मैं चाहता था, लेकिन किताब को किसी ने खारिज किया या फिर उसको नेगेटिव तरीके से देखा, ऐसा तो नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज जो है किताब, अगर हम टोटलिटी में देखें तो किताब का असाधारण रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से रहा। भले ही उनके साथ बड़ी तीखी मेरी वैचारिक असहमति भी रही हो तब भी। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही सभी लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि किसी झंडे के अंदर लिखी गई है। ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने उसको सीरियसली पढ़ा है, उस किताब को आपने भी पढ़ा है, आपने एक टिप्पणी भी उस पर लिखी। बिल्कुल। जिन्होंने ठीक से सीरियसली उसको पढ़ा है तो उन्होंने देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी खास झंडे के लिए नहीं है वो किताब। उसमें एक नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि किसी खास झंडे के लिए है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक झंडे के नीचे, जमीन झंडे के नीचे ही मिली और एक मुक्त लेखक है, ठीक है, मोहन मुक्त नहीं, एक मुक्त कोई और लेखक है या कोई और कवि है, ठीक है, उसके पास वो जमीन नहीं है, ठीक है, उसके पास प्रतिरोध है, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसमें 2-3 बातें कहता हूँ। हाँ, अब मुझे कई स्तरों पर काम करना था, करना है और आगे भी करना होगा और कर रहा हूं मैं। जो मेरी महत्वाकांक्षा है, लेखन से मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। अगर अभी हमें समय होगा तो हम और विस्तार से उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय ही समय है। तो जो मैं चाहता हूं उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ा है पहले भी। क्योंकि जो बातें मुझे वास्तव में अंदर से परेशान करती हैं वो मैं वैसे का वैसा कह ही नहीं पाया हूं उस रूप में। कुल मिला के 700 से ज्यादा कविताएं मैंने लिखी हैं अब तक। अगर मैं अपनी बचपन की कविताएं भी सारी देखूं तो अगर मैं उनको सबको गिन लूं, काउंट करा 700 के आसपास, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 कविताएं ऐसी होंगी जिनसे मैं कुछ हद तक सेटिस्फाइड हूं, कह सकता हूं कि ये कविताएं हैं। क्योंकि मैं एक कविता का एक रीडर हूं, मैं पाठक हूं कविताओं का। बिल्कुल बिल्कुल। पसंद करता हूं कविताएं पढ़ना। बिल्कुल। तो मुझे पता है, अगर आप मुझे बतौर कवि समझ रहे हैं या मुझे ऐसा कहते भी हैं लोग, लेकिन मुझे पता है हकीकत कि कितना मैं कवि हूं और कहां पर मेरी कविताओं में कवित्व है या कुछ है, बात है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मुझे तो बहुत लेवल पे काम करना है, बहुत स्तरों पर काम करना है। और जो जमीन की बात है वो बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रतिरोध कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपके पास जमीन होनी चाहिए। और अगर आप लिटरेचर के नाते प्रतिरोध कर रहे हैं, लिटरेचर के रास्ते प्रतिरोध कर रहे हैं, तो आपके पास लिटरेचर की जमीन भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और पहाड़ में जो जमीन इससे पहले है, जिस पे लिटरेचर रचा गया है, मैं तो ठीक उसके विपरीत बात कर रहा हूं, करने की कोशिश करता हूं ना, तो उस जमीन से कैसे करूंगा बात? उस जमीन पे जाके तो मुझे विनीत होना पड़ेगा, उस जमीन पे जाके तो मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे बड़ा फॉर्मल होना पड़ेगा, मुझे वही बातें कहनी पड़ेंगी जो पहाड़ में लालटेन में मंगलेश डबराल कहते हैं या वीरेंद्र अग्रवाल कहते हैं या अनिल कार्की भी कहते हैं। नो डाउट इन ये सारे कवि जो हैं मुझे एक एक लेवल पे पसंद भी है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कविता के लिहाज से मैं बहुत इनको पसंद भी करता हूँ। महेश पुनेठा है, चंद्रगौर बर्तवाल हैं, और इधर स्त्री जो कवि आई है ना पहाड़ में, आप उनको देखिए, स्वाति मलकानी है और रेखा चमोली हैं और सपना भट्ट हैं। कमाल का इनका लेखन आ रहा है अपने अपने तरीके से, गजब का है मैं कहूंगा। तो अब अगर आप थोड़ी देर के लिए मोहन मुक्त को भूल जाएं, अगर आप रेखा चमोली, सपना भट्ट या स्वाति मलकानी की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको वो पुरुष कवियों की जमीन से बिल्कुल अलग जमीन की कविताएं लिखेंगी। बिल्कुल। क्योंकि उनका अनुभव संसार अलग है।
वो हमारी भाषा में बात नहीं कर सकती, मर्दों की भाषा में हूबहू। तो भाषा क्रिएट भी उनको अपनी तरह से करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है, उन्हें करना पड़ेगा। उस जमीन को तैयार किए बिना वो बात पूरी तरह से नहीं कह पाएंगी या प्रभाव उत्पादक तरीके से नहीं कह पाएंगी, ऐसा नहीं कह पाएंगी कि असर आए, वो नहीं कह पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है अगर आप गहराई से इन जिन स्त्री कवियों की मैंने बात की, इनकी पोइट्री को आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अलग ही चीजें रच रही। और इन तीनों में जिन तीन कवियों का मैंने नाम लिया आपके सामने, जिन तीन स्त्री कवियों का, इनका जो रचना संसार है या अनुभूतियों का संसार है अलग अलग किस्म का है, एक जैसा नहीं है, लेकिन जमीन एक साझा है। कुछ चीजें इनको कन्वर्ट करती है जो पहाड़ के पुरुष कवि उस जमीन में नहीं है। तो कोई भी एक अलहदा लोकेशन का, अलहदा सामाजिक लोकेशन का क्रिएटर जब कुछ रचने की कोशिश करता है तो उसको जमीन तो बनानी ही पड़ती है, लिटरेचर में भी बनानी ही पड़ेगी उसको, उसके बिना वो बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मठाधीश खड़े हैं, इधर एक जमीन पर खड़े हैं मोहनमुक्त। बहुत कठिन है क्या? नहीं, कठिन जैसा कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप परवाह नहीं करते हैं, देखिए बात क्या है ना, जमीन बनाने का मतलब वो जमीन प्रतिरोध की होनी चाहिए। जमीन बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिए जगह बना रहे हैं बतौर लेखक, बतौर कवि या बतौर कुछ भी। आप तो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं तो खुद को साहित्यकार मानता नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहता रहता हूँ ऐसा। और ये मैं कोई मॉडेस्टी के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं हूं नहीं। सच्चाई यही है, साहित्य की दुनिया का मैं पाठक जरूर हूं, लेकिन साहित्य रचना या बड़ा साहित्य रचना या महान साहित्य रचना या कोई कालजयी किस्म का साहित्य रचना, कालजयी कुछ साहित्य होता नहीं है वैसे, वो मेरा काम भी नहीं है, मेरा विजन भी नहीं है, मेरा उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे इसकी परवाह ही नहीं है। जिन्हें आप सो कॉल्ड आप मठाधीश कह रहे हैं, उनसे मेरी कोई ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा या राइवलरी है ही नहीं, विचार की लड़ाई है। गिरदा को कवि मानते हैं लेकिन जन कवि नहीं मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या है ऐसा कफलटा कांड में जो आपको उद्वेलित कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, कि वहां पे गिरदा को आप मतलब कहना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे गिरदा? नहीं, वो तो केवल एक सवाल है। देखिए, हाँ, मतलब तो केवल एक बात है। क्या था ऐसा कफलटा कांड में जो हमारे व्यूअर्स को भी पता चले? देखिए, कफलटा कांड तो पूरी दुनिया को पता है। हाँ, नहीं, मेरी ये जो नई जनरेशन है वो पूछ लेती है। देखिए, मैं गिरदा से शुरू करूं, कफलटा तो मैं बता दूंगा और लोगों को पता भी होगा। हाँ, कोई नहीं, आप जो जैसा बताना चाहें। आपका बेसिक सवाल ये था कि मैं गिरदा को कवि कहता हूं, जन कवि नहीं कहता। देखिए, जन कवि वो होता है जिसके साथ जनता जिससे जुड़ाव महसूस करे, जन जिससे जुड़ाव महसूस करे। जहां जन ही नहीं है तो जन कवि कैसे हो सकता है? मैं तो इमोशनली या पॉलिटिकली या वैचारिक रूप से गिरदा की कविता में अपने आप को कहीं नहीं पाता हूं। जब मैं वहां किसी भी कविता में नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, जो मैं हूं वास्तव में उस रूप में, छाया भी नहीं है, कोशिश भी नहीं है, ऊपरी बातें जरूर हैं। हम ओड़ बारोड़ी लवार कुल्ली का भाड़ी जय दिनियो दुनी छे हिसाब लियो लो, इस कविता को लोग बहुत कोट करेंगे, लेकिन ये तो अडेप्टेशन है। हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, उस कविता का ठीक है, अडेप्टेशन है। लेकिन अडेप्शन में भी बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब मेहनत दूसरी चीज है। देखिए, मेहनत एक दूसरी चीज है, कविता का विचार संसार कवि का एक दूसरी चीज है। क्या पहाड़ में, अच्छा, अपने विचार से जो कविता निकल के आई है, अपने विचार की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कवि की प्रतिबद्धताएं कहाँ हैं, इससे तय होता है कि वो जन कवि है कि नहीं। अगर उससे पहले भी कोई जन कवि नहीं है, फिर नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी मौलिक नहीं है तो मोहनमुक्त का कितना मौलिक है? मैं लेखन कोई दावा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने को एक्सप्रेस कर रहा हूँ केवल। ठीक है, मैं इस बात का दावा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जन कवि, लोक कवि, जनता का कवि, लोक चेतना का कवि, ऐसे विशेषण देने की जरूरत ही नहीं है किसी भी कवि को। आप जन का निर्माण कीजिए ना। एक कवि का, एक शायर का, एक लिखने वाले का दायित्व होता है जनता को जज्बे देना। यही उसका दायित्व है। ये दायित्व है उसका। ठीक है, वो ये निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, क्या लोग उससे अपनी एस्पायरेशंस को जोड़ पा रहे हैं बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, उससे तय होगा ना। आपके पास पहाड़ में जन ही नहीं है,
तो आप जनकवि कैसे कहेंगे? बहुत निर्णायक मौकों पर जहां फैसले लेने की या जगह चुनने की जरूरत थी, वहां पर गिरधा चूक जाता है। वो सही जगह सही कफलटा कांड ही केवल उसमें बात नहीं कि उनने कफलटा पे नहीं बोला, केवल वो मुद्दा नहीं है। हाँ। वो मुद्दा है, वो बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि गिरीश तिवारी गिरधा की बहुत सारी कविताएं आपको राज्य आंदोलन की मिलेंगी जो कुमाऊनी में है। ये बात आपने पहले भी कही है कई जगह। अच्छा, कहता रहता हूँ, ठीक है, लिखा भी है। नहीं, मेरे को अभी तक यही याद था कि कफलटा पे गिरधा नहीं बोला, 20 इसलिए गिरधा जनकवि नहीं है। नहीं, केवल ये बात, और देखिए तो बहुत समाज तक यही बात पहुंची है कि देखिए ये तो बहुत ही सरलीकरण हो जाता है। आप उस वीडियो को भी अगर पूरा देखेंगे जो मैंने गिरधा पे बोला है, जिस वीडियो में ये बात मैंने बोली है, उसमें मैंने गिरधा की कविताएं पढ़ी हैं भाई, बाकायदा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि गिरधा ये कहता है कि मेरा जो उत्तराखंड है वो देवताओं की जमीन है, वो शिव पार्वती का घर है, कहता है वो गिरधा। ये आपका जनकवि है गिरधा जो ऐसा कहता है। अब आप इस कविता को लेके जो लोग आज पुरोला में जिनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जिन समुदायों को, उनके पास लेके जाएंगे ये कविता कि उत्तराखंड शिव पार्वती का घर है, तो कैसे एसोसिएट करेंगे इससे वो? सोचिए आप, इस कविता को आप जो लोग एक कोर्ट के निर्णय के हवाले से जिनके खिलाफ काठगोदाम में, हल्द्वानी में, जिनके जो इतने समय से बसासत है, उनको वहां से जाने की नौबत आ रही है, उन लोगों को आप ये कहेंगे कि देखो भाई उत्तराखंड का ये जनकवि है, ये कहता है कि ये शिव पार्वती का भूमि है, तो वो कैसे एसोसिएट करेंगे? तो क्या वो इस जमीन के जन नहीं है? ये कैसा जनकवि है भाई जो सारे समुदायों की एस्पिरेशंस को नहीं ले पा रहा है? जो कवि एक खास धर्म, एक खास संस्कृति, एक खास किस्म के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाता है सांस्कृतिक रूप से, और ये जानते हुए भी कि वो वर्चस्व का नैरेटिव है। अब गिरधा इससे अनजान तो नहीं है कि ये वर्चस्व का नैरेटिव है, क्योंकि गिरधा खुद जो है गणेश की मूर्तियों के दूध पीने पर सवाल उठाता है, यानी उसको पता है बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने पर क्या कविता गिरधा ने लिखी है। बहुत जबरदस्त है वो कविता, यानी गिरधा तो जान रहा है, अनजान भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको राज्य का, स्टेट का आइडिया ऑफ स्टेट उसको देना होता है, तो कहता है वो शिव पार्वती की भूमि है। तो जो लोग शिव पार्वती पर विश्वास नहीं करते वो लोग कहां जाएं? 14% अल्पसंख्यक मुसलमान कहां जाएं? कहां जाएं? हमारे जैसे नास्तिक ऐसे भी तो हैं, हम जैसे भी। सही बात। कहां जाएंगे आपके जो जाड़ मत में विश्वास करने वाले लोग हैं? वो भी तो हैं। बौन जो मत है लुप्त हो रहा है, उत्तराखंड में आज भी है। पुराना जो धर्म है, बौन धर्म, आज भी उत्तराखंड में। वो लोग कहां जाएंगे? ये बंगाली समुदाय जो तराई में रहता है, कहां जाएगा? ये तो नहीं मानेगा शिव पार्वती को। आपको ऐसा, जब आप ऐसे अलग करते हैं ना, तो फिर आप जनकवि नहीं हो सकते। मैं ऐसे आलोचना करता हूं, और ये आलोचना मेरी तर्कहीन नहीं है। कवि मानते हैं, जनकवि नहीं मानते हैं। कवि तो हैं ही, और बेहतरीन कवि है, बहुत अच्छी भी, बल्कि मैं उनको ये मानता हूं कि वो बेहतरीन रंगकर्मी है। कवि से भी बढ़िया रंगकर्मी है वो। अगर आप उनकी जो रंगमंची प्रस्तुति है, जब वो कहते हैं कि गीली है लकड़ी की गीला धुआं है, सागर के छौंका की गौ महका है हो दिगौलाली। क्या गजब का गीत है भाई। मतलब बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि मेरे सबसे प्रिय गीतों में है। लेकिन इतने भर से उनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। हमारे साथ होता क्या है ना, हम क्रिटिकली लोगों को देख नहीं पाते, हम प्रस्तुतिकरण के चक्कर में हम उनको कद बड़ा कर देते हैं। और ये बड़ा बहुत, ये हमारा एक विवेक ही है, हमारे समाज का विवेक है कि जो आदमी कुछ प्रस्तुति दे रहा है और वो नो डाउट प्रस्तुति बहुत अच्छी है, उसको हम उससे फिर ऊपर का दर्जा दे देते हैं। इसके चक्कर में हमने इतिहास से आज तक बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि आपदाएं झेली हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि जो आदमी प्रस्तुत हो रहा है वो सबसे बड़ा है। भले ही वो कौन से प्रस्तुत कर रहा है, कहां से उसका प्रस्तुतिकरण है, वो नहीं देखते हम। गिरधा बहुत शानदार रंगकर्मी है, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि रंगमंच का कलाकार है, और वो एक आंदोलनकारी भी है। उसके आंदोलनकारी होने पर कोई सवाल नहीं है, उसकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं है, उसके अच्छे रंगकर्मी होने पर सवाल नहीं है, लेकिन उसके विचार पर सवाल है, और होना चाहिए।
अगर आप अपने प्रिय कवि के, जो आपका प्रिय कवि है, उसके विचार पर सवाल नहीं करते हैं तो फिर तो आप अंधभक्त हो जाएंगे। मेरे जो सबसे प्रिय कवि हैं वो इकबाल हैं, जो उर्दू के, बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरा अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हमारे पास तफसील से बात करने का टाइम है तो मैं थोड़ा बात करता हूं इस पे आराम से, मेरे अभी तो ख्याल बहुत से से क्वेश्चन है। इकबाल जो है वो मेरे फेवरेट कवि हैं। और मैं आज की डेट में ये कहता हूँ, आज की डेट में मैंने काफी कविताएं पढ़ी हैं, इकबाल की जैसी कविताएं मैंने किसी की नहीं पढ़ी आज तक। ठीक है। इकबाल को मैं पसंद क्यों करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनके विचार से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ जगह होता भी हूँ, उनके विचार से बड़ी असहमति है, लेकिन मैंने क्या देखा है इकबाल के बतौर पोइट, मैंने उनको ये पाया कि जो उनका दर्शन है ना, या जो जिस चीज में वो विश्वास करते हैं उसको वो अपनी कविता में पूरे का पूरा ले आए हैं भाई। ये बहुत ही मुश्किल होता है। सही बात है। और वो भी शेरों के, नज्मों के अनुशासन में। ऐसा भी नहीं कि वो हमारी तरह ब्लैंक वर्स में जो है कविता कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वो शेरों के अनुशासन में, छंद में, बिल्कुल, और उस समय की जो कविता लिखने की जो परंपरा है उसमें ऐसी ऐसी बातें कह दी गई हैं भाई साहब। मतलब मैं मतलब मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि उत्तराखंड में और आमतौर पर भारत में भी और हिंदी समाज में भी इकबाल को लोग पढ़ते नहीं है। इकबाल इस पूरे सब कंटिनेंट के ही नहीं, पूरी दुनिया के मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन शायरों में मेरा ऐसा मानना, सबसे बेहतर। तब से लेकर आज तक भी जितने शायर मैंने पढ़े, जितने कवि मैंने पढ़े किसी भी भाषा के, इकबाल की तरह मुझे कोई टच नहीं कर पाता। लेकिन जहां विचार की बात आती है, इकबाल से असहमति है। और आलोचना उनकी भी करूंगा, की है। अगर आपने हिमालय दलित है मैं पढ़ा होगा तो मैंने किया कि इकबाल ने भी जो है हिमालय के बरक से वही आइडिया लिया है, बिल्कुल, जो दूसरों ने लिया है, चौकीदार वाला आइडिया, वो दोषपूर्ण आइडिया है, बिल्कुल। लेकिन इकबाल में बेसिक समझदारी है। इकबाल अपनी जो आर्यंस जड़ें हैं उनको छुपाते नहीं है। ए आबरूद गंगा वो दिन है यार तुझको, उतरा था जिस दम तेरे किनारे कारवां हमारा, करके ऐसा एक उनकी वो है। ठीक। उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा, वो भूलते नहीं है। वो मतलब ईमानदारी उनके अंदर बहुत वो है। ये बात है। इसको बाकी लोग छुपा देते हैं, दिनकर इसको छुपा देते हैं, मैथिली स्वर्ण गुप्त छुपा देते हैं उस दौर के हिंदी कवि इस तरह की बात नहीं करते। वो ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो ये आर्यंस का जो गंगा के किनारे जब हम आए थे, वो अपनी रूट्स को, अपने बाहरी होने को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है। अपनी सबसे जो उनकी जो फेमस 1905 से पहले की जो फेमस जो उनकी जो कविताएं हैं उसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो ये कुछ समझ आ रहा है क्या? लोग कह रहे हैं भक्ति है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास बढ़ रहा है। मैं आपको अंबेडकर का एक कोट से इस बात को साफ करना चाहता हूँ। अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव येट टू लर्न इट, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली ए टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉइल विच इज इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक, कहते हैं। उनका एक कोट है और मुझे बहुत खूबसूरत कोट लगता है। वो कहते हैं कि जो संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये जो है ना एक इट्स नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, ये अपने आप पैदा नहीं होती, कहते हैं। इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जन शिक्षण करना पड़ेगा, सांस्कृतिक क्रांति करनी पड़ेगी। वही सांस्कृतिक क्रांति है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल्य हैं, वो सारे मूल्य जो हैं वो पश्चिम में जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद के जो मूल्य पैदा हुए वो मूल्य हैं। वो मूल्य वैसे के वैसे हमने लिए, लेकिन समाज में तो वो हलचल उस समय नहीं थी ना। जिस समय हम समाज में तो इक्वालिटी नहीं थी, समाज में अवसर की समानता नहीं थी, समाज में फ्रेटर्निटी नहीं थी, लैंगिक न्याय की बात हमारे उसमें कही गई है प्रियम्बल में। बिल्कुल। तो जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो सारी बातें हैं वो सारी की सारी बातें एक उद्देश्य के रूप में, क्योंकि वो है भी उद्देश्य का कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, वो बनानी है। इसीलिए अम्बेडकर कहते हैं कि इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, इसको बनाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व था। इसमें प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इसके प्रोग्राम्स होने चाहिए थे।
इसके लिए प्रतिबद्ध लीडरशिप चाहिए थी, हम्म, जो नहीं थी। हम्म, तो उसके चलते ये जो इतिहास में भारत में पहले नायक पूजा का जो हम्म, चरित्र रहा है वो रहा, हम्म, वो आज भी है, हम्म, वो सब जगह है। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, जो नायक पूजा की जो प्रवृत्ति है अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। बिल्कुल। और भारत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय तक कहना चाहिए कि एक किस्म का सामंती शासन रहा है, जमींदारों का शासन रहा है, राजा रजवाड़ों का शासन रहा है। तो उससे जो मूल्य प्रणाली पैदा हुई, वो मूल्य प्रणाली किसी वास्तविक औद्योगिक क्रांति से तो गई नहीं ना। कोई वास्तविक औद्योगिक क्रांति तो हुई नहीं। हमारे यहाँ जो इंपीरियलिस्टों ने, जो साम्राज्यवादी जिस तरह की शोषण के तहत, जितना उनका काम तो शोषण करना था, उस शोषण के तहत जितने आधुनिकता आ सकती थी वो आई, रेलगाड़ी के थ्रू या दूसरी चीजों के थ्रू, औद्योगिकरण के थ्रू। लेकिन वैसा औद्योगिकरण तो नहीं हुआ जैसा वेस्ट में हुआ। तो वास्तविक रूप से वो नहीं हुआ, और अभी भी उस तरह से नहीं हो पाया। तो फिर वो मूल्य प्रणाली पैदा ही नहीं हो पाई। तो हम आज भी जो है अपने पुराने मूल्यों में ही हम जा रहे हैं। और भारत में तो मैं कहूंगा कि गजब की बात एक हुई है, जिस पे मैं लिख भी रहा हूं उस पे। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आजादी के बाद भारत में एक रेस हुई है आधुनिक मूल्यों की और ब्राह्मणिकल मूल्यों की। एक रेस हुई है, और जिसमें ब्राह्मणिकल मूल्य जीते हैं। अच्छा। वर्चस्व के मूल्य जीते हैं। उन्होंने आधुनिकता के मूल्यों को अपने में समा लिया है। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के मूल्यों ने ब्राह्मणिकल मूल्यों को हरा दिया, ऐसा नहीं है। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बताएं आप, फिर से बताएं अच्छे से। उत्तराखंड में क्या था, अगर आप LD जोशी की किताब पढ़ेंगे, खस फैमिली लॉ, 1925 या 29 के आसपास उनकी वो लॉ की PhD थीसिस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो खस समुदाय की जो स्त्रियां थी, उनको क्या अधिकार थे उस टाइम। उसमें एक टेकुआ संस्था हुआ करती थी, एक झटेला संस्था हुआ करती थी। वो ऐसी संस्था, इस सेंस में कह रहा हूं मैं, कि वो ऐसा था कि किसी स्त्री का अगर अवैध भी संतान है तो उसका भी संपत्ति में अधिकार होता था। स्त्री को बहुत ज्यादा अधिकार थे, बहुत लिबरल था वो। आज के कई सारे लिबरल्स जो है ये कहते हैं कि देखो हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा ऐसा था, लेकिन क्या वो जमीन में है? आज है वो। जो वो LD जोशी उस समय देख रहे थे, खस समुदाय के अंदर वो प्रणालियां, आज कहां चली गई वो? जबकि आधुनिकता के साथ तो और आधुनिक होना चाहिए था समाज। यानी कि जो ब्राह्मणिकल मूल्य हैं वो आधुनिकता पर भारी पड़ गए। बिल्कुल। एक किताब है, यहीं अगर कहीं रखी होगी तो, SS पांगती की किताब है, जोहार के शौका। ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा कि 16वीं-17वीं सदी में जो है जो शौका समुदाय है, मध्य हिमालय का जो शौका समुदाय है, उसमें प्रसूता स्त्री की अपवित्रता की जो बात है, या गौमूत्र की पवित्रता 16वीं सदी में स्थापित हुई। और ये अभी बढ़ गई है, आप देखेंगे। तो सारा एक पर्टिकुलर किस्म का जो कल्चर है वो अभिभावी है। वो बाकी सारे कल्चर्स को, बाकी सारी आवाजों को, बाकी सारे जीवन के तरीके। तो ऐसा चाय का ब्रेक हो गया पूरा, और मोहन्ना पीते हैं बहुत ज्यादा चाय। तो मोहन्ना, ये बताओ आप, ये बॉडी का राज बताओ पहले तो सबसे पहले। बॉडी का राज